हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्नातक। और आज स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7। बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड सेमेस्टर है आपका। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे आपकी परचेजिंग पावर कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे प्राइसेस कम हो जाते हैं आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती चली जाती है। तो इनके बीच के रिलेशन को यहाँ पर हम समझेंगे और इंट्रोडक्शन में आपको क्लियर आउट हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ मनी इज डिटरमाइंड बाय इट्स परचेजिंग पावर। अब क्या है, वैल्यू ऑफ मनी किस चीज़ से डिटरमाइन की जाती है? तो वैल्यू ऑफ मनी डिटरमाइन की जाती है आपकी परचेजिंग पावर से। कितनी आपकी परचेजिंग पावर है उसके ऊपर आपकी वैल्यू जो मनी की होती है वो डिटरमाइन करती है। विच इट्स एबिलिटी to buy goods and services, the value of money is not constant and varies inversely and generally price level। और मनी की वैल्यू क्या होती है, डे बाय डे चेंज होती रहती है। एक तरीके से क्या होता है उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो द वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती कि क्या करती है, डिफर करती रहती है। एंड वेरीज इनवर्सली विद द जनरल प्राइस लेवल, और जनरल प्राइस लेवल में कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते रहेंगे जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हेन प्राइसेस राइज, जैसे जैसे प्राइस राइज करते हैं द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस, और वैसे क्या होती है आपकी वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन करती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, किसी भी चीज़ के जब प्राइसेस कम होते चले जाएंगे फिर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन एज इट्स कैन बाय फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज। वैसे आप क्या कर पाओगे, कम सामान वहाँ पर खरीद पाओगे। बिकॉज क्या है, द व्हेन द प्राइसेस राइज, जैसे प्राइसेस राइज होते हैं द वैल्यू ऑफ मनी, जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या हो जाती है आपकी, कम होती है, और आप कम गुड्स और सर्विसेज को अवेल कर पाते हो। कन्वेंसली व्हेन प्राइसेस फॉल, जैसे प्राइस फॉल करते हैं द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेज, आपकी वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंड इट कैन बी बाय मोर गुड्स एंड सर्विस, और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को आप क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, ज़्यादा खरीद सकते हो, ज़्यादा सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी समझेंगे किस तरीके से क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लिंक्ड है। ठीक है, सो द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज एन इकोनॉमिक थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं आप, इकोनॉमिक थ्योरी है दैट प्रपोजेज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी, जो डायरेक्ट एक तरीके से क्या बताती है, आपका रिलेशनशिप बताती है क्वांटिटी ऑफ मनी इन अ इकोनॉमी एंड द लेवल ऑफ प्राइसेस। यानी जो प्राइसेस है उस लेवल पे एक तरीके से आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। ठीक है, इट सजेस्ट दैट चेंजेस इन द मनी सप्लाई, और ये आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, ये आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान देना, इट सजेस्ट दैट द चेंजेस इन मनी, ये क्या कर रहा है, चेंजेस इन मनी सप्लाई हैव एन प्रोपोर्शनल इम्पैक्ट, और एक तरीके से क्या होता है, प्रोपोर्शनल इम्पैक्ट होता है ऑन द प्राइस लेवल ऑफ द। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनके बीच में प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक तरीके से रिलेशन भी होता है। So the basic equation of quantity theory of money is expressed as m into v is equal to p into t। अब मैं आपको ये बताऊंगा ये m किसके लिए है, v किसके लिए, और p किसके लिए, और t किसके लिए, ये सारी चीज़ों को डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जैसे मैंने आपको बताया m इंटू वी इजकल टू पी इंटू टी होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो ये m है वो किसके लिए है, सो m रिप्रेजेंट द मनी सप्लाई। याद रखना है मनी सप्लाई के लिए है, ये किस चीज़ के लिए है, मनी सप्लाई के लिए है इन द इकोनॉमी। वहीं पे आपको जो v दिखाई दे रहा है रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द मनी, किस चीज़ के लिए, वेलोसिटी ऑफ द मनी के लिए, और द रेट एट विच द सर्कुलेट्स इन द इकोनॉमी, मतलब जिस रेट पे मनी सर्कुलेट कर रही है इकोनॉमी में उसके ऊपर बात आपका वी करता है। पी से अगर बात बताऊं तो रिप्रेजेंट द प्राइसेस, क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द प्राइसेस लेवल। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है टी किस लिए है, रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि कितना ट्रांजेक्शन हुआ है उसका वॉल्यूम ये रखता है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। और द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज, और कितनी मात्रा में वो एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, इन पूरे का पूरा डेटा कलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसको टी की फॉर्म में आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पोस्ट दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन इकोनॉमी एंड द लेवल ऑफ प्राइसेस। यानी कि मनी और एक तरीके से प्राइसेस ऑफ लेवल, यानी कि जो प्राइसेस हैं उनका लेवल और मनी, इनके बीच में आपको एक डायरेक्ट क्या देखने को मिलता है, रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ये आपको कौन बताता है, आपको क्वांटिटी थ्योरी बताती है कि कितनी क्वांटिटी में है, किस चीज़ की बात यहाँ पे कर रहे हो, मनी और प्राइसेस की बात कर रहे हो, जो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
इनके बीच में आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा. So it state that changes in the money supply lead to the proportional changes in the price level in the long run. और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉन्ग रन में ये आपस में इंटरलिंक्ड है. सो इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी m इंटू वी इज इक्वल टू p इंटू टी. तो रिप्रेजेंट दिस थ्योरी, और ये m इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी आपको दिखाई देता है, तो आपको ये पता लग जाएगी कौन सी थ्योरी, क्वांटिटी थ्योरी के बारे में बात यहाँ पर चल रही है. सो वेयर m इज अ मनी सप्लाई, यहाँ पे m मैंने बताया था मनी सप्लाई, v एक तरह की वेलोसिटी ऑफ मनी है, p आपको बताता है प्राइस लेवल, और t आपको बताता है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन की बात यहाँ पर होती है. सो वाइल द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज ऑफन यूज टू एक्सप्लेन द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में भी, इन्फ्लेशन के ट्रेंड के बारे में भी ये बताती है. इसी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी चीज़ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड के बारे में बताएगा इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है इकोनॉमी के साथ में. सो इट्स एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी आर सब्जेक्टेड टू डिबेट एंड एम्पिरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट अदर फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस प्राइस लेवल. तो इससे हमें क्या पता लगता है, और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस लेवल को डिफेक्ट करते हैं या फिर प्राइस लेवल को बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट करते हैं. क्योंकि हमें पता होता है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होती चली जाती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन जब भी इंक्रीज होती है तो आपकी बाइंग पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है. ठीक है, याद रखना है. नेक्स्ट हमारे सामने आता है एवेल्युएशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ थ्योरी. एवेल्युएशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ थ्योरी की यहाँ पे बात करें, सो दिस इक्वेशन वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सम इकोनॉमिस्ट, मतलब बहुत से लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया है, फॉर द इग्नोरिंग क्रेडिट मनी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई इन मॉडर्न इकोनॉमी. और यहाँ पे देखने को मिलता है कि मॉडर्न इकोनॉमी में जो जो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है उनकी एक तरीके से क्या सही से उनको अवेल नहीं कर पा रही है. इसी वजह से बहुत से इकोनॉमिस्ट इसको एक तरीके से इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं समझ पाए हैं, या फिर इसको ज़्यादा वैल्यू वहाँ पर नहीं दे रहे हैं. So therefore Fisher extended this original equation by the incorporating the value of bank deposit M1 and its velocity of circulation V1, that the extended version stand follows. अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसको और ज़्यादा डीपली इंसिस्ट करने के लिए, ताकि इन्फ्लेशनरी मॉडल को समझा जा सके, तो आप बोल सकते हो एम वी प्लस एम, यहाँ पे आपको डॉट्स में दिख जाएगा v इज इक्वल टू पी टी. यहाँ पे एक अलग सी क्या देखने को मिलेगी, आपको इक्वेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी. ठीक है, बट आपको याद रखना ये टोटली लिंक्ड किससे, ये टोटली लिंक्ड आपको देखने को मिलेगी किससे, क्वांटिटेटिव थ्योरी से. अब नेक्स्ट हमारे सामने आता है द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर अप्रोच. इनकम और एक्सपेंडिचर की क्या अप्रोच होती है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आपके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे इनकम कम होती है वैसे वैसे आप खर्चे भी कम करते हो, बिकॉज आपके पास पैसे उस टाइम पर नहीं होते हैं. तो उस चीज़ को और ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे समझने वाले हैं. The income and the expenditure approach is method used to measure the level of economic activity, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक तरीके से इकोनॉमिकल एक्टिविटी को बताते हैं इकोनॉमी के अंदर. इट्स फोकसिंग ऑन द फ्लो ऑफ इनकम, कितनी ज़्यादा फ्लो ऑफ इनकम यहाँ पर हो रही है उसके बारे में बताते हैं. एंड एक्सपेंडिचर कैलकुलेटेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक्सपेंडिचर से आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में भी काफ़ी अच्छी जानकारी अर्जित कर सकते हो. विच रिप्रेजेंट द, क्या रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू बताता है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो वहाँ पे टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू तो पता लग ही जाती है, और इससे आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच को एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा आसान यहाँ पर हो जाता है. दूसरा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ऑन द इनकम साइड. किसकी बात कर रहे हैं, इनकम साइड की बात कर रहे हैं. जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय समिंग अप द इनकम. एक तरीके से समरी के फॉर्म में समझना, उसको समिंग अप करना, इनकम को समझना. ठीक है, इन सारी की सारी चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल सिचुएशन के बारे में जानने में. ठीक है, इतना हमें पता है. सो ऑन द इनकम साइड जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय द समिंग बाय द इनकम्स अर्न्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस इन द इकोनॉमी. अब क्या जीडीपी की सहायता से ये पता लगता है कि इंडिविजुअल ने कितना पैसा हेल्प ऑफ द बिजनेस, और उस पर कितना ज़्यादा टैक्स वगैरह लगाने की जरूरत है, किस तरीके से और अच्छा इम्पैक्टफुल तरीके से काम किया जा सकता है इकोनॉमी के अंदर. बिकॉज आपका मेन मोटिव क्या है, आपका मेन मोटिव ये है कि किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाया जाए, किस तरीके से इन्फ्लेशन को कम किया जाए, किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, ग्रोथ इंजन को इम्प्रूव किया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके इकोनॉमिक साइकिल को रन किया जा सके. तो ये आपका क्या मेन मोटिव है. अब इसी मेन मोटिव के ऊपर आपको यहाँ पर काम करना है. सो दिस इंक्लूड वेजेस. यहाँ पे आपको वेजेस हो गई, सैलरीज हो गई, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, इन सब के बारे में आप बात करते हो, बिकॉज दीज आर द पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी. इन सब के ऊपर एक तरीके से इकोनॉमी रन करती है. बाय एग्रीगेटिंग दिस इनकम कॉम्पोनेंट वी गेट मेजर ऑफ टोटल इनकम जनरेटेड बाय द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और कितनी इनकम जनरेट हुई है इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू
उन सब के बारे में जानना यहाँ पे आपको हेल्प मिलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, समझना है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, और उन सारे के सारे क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करके आपको अच्छे से लिखना है कि डिफरेंट डिफरेंट इंपैक्ट हो सकते हैं इन सारी की सारी चीज़ों को, और किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को और ज़्यादा डीपली इंसिस्ट किया जा सकता है, उन सारी की सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास आता है ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड की बात करते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर साइड की बात करें यहाँ पे हम करें, एक्सपेंडिचर साइड की अगर हम बात करें तो जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय समिंग अप बाय द एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है उनको एक तरीके से समिंग अप करना, उनको पढ़ना, उनको एक तरीके से एनालाइज करते हुए हम कर सकते हैं। मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जो कि आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे जो खर्चा किया है उन सबको एक तरीके से कैलकुलेट करके जीडीपी को कैलकुलेट किया जा सकता है। This include consumption expenditure by the household, investment expenditure by business, government expenditure on goods and services, and net export minus import. By adding up this expenditure component, we get a measure of the total expenditure in the economy. यानी किस चीज़ की बात करें, मतलब गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, बिजनेस पर्सनैलिटी ने कितना खर्चा किया, कितना आपने एक्सपोर्ट किया, उसमें से कितना आपने इंपोर्ट किया, उसको माइनस करना, पूरी की पूरी एक तरीके से अपना बजट बनाना कि आपने कितना खर्चा कर दिया है, कितनी आपको ज़रूरत है आने वाली फाइनेंशियल ईयर में, आपको और कितना पैसा चाहिए ताकि आप और अच्छे से कंट्री को रन कर सके, बिकॉज गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, आपको सारी की सारी चीज़ों का हिसाब रखना पड़ता है, और एक तरीके से जो आपके अपोनेंट्स होते हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं, उनके सामने एक तरीके से बजट को पेश भी करना पड़ता है देश के सामने, और बताना भी पड़ता है कितना खर्चा किया है और कितना आपको और ज़्यादा आवश्यकता है। तो सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं यहाँ पर, उनको कैसे आप रियायत दे सकते हैं, किस तरीके से बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं, हाउस होल्ड को कैसे इन्फ्लेशन से दूर रखते हैं, सर्विसेज को कैसे इंप्रूव करेंगे, इस सारी की सारी चीज़ें आपकी किस चीज़ में आ जाएंगी, मनी एंड प्राइसेस में तो आती हैं। तो मनी एंड प्राइसेस ज़्यादा टोटली कनेक्टेड विद द डीप इकोनॉमिकल साइकिल, ये आपको याद रखना है। दूसरा आप यहाँ पर समझ सकते हो द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर अप्रोच ज़्यादा इंटर रिलेटेड, आपस में इंटर रिलेटेड है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एक्सपेंडिचर बढ़ते चले जाते हैं, इनकम कम होती है एक्सपेंडिचर कम होते हैं, तो इंटर रिलेटेड तो है, इसमें तो कोई दुविधा ही नहीं है हम लोगों को। सो बिकॉज एवरी डॉलर स्पेंड बाय वन पार्टी बिकम इनकम फॉर द अनदर, मतलब जितना मैं खर्चा करूंगा इसका मतलब दूसरे के लिए वो इनकम बन जाएगा, और दूसरा मेरे ऊपर खर्चा करेगा तो मेरे लिए इनकम बन जाएगा, तो ऐसे तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक साइकिल चलती है। सो देयरफॉर इन द थ्योरी द टोटल इनकम जनरेटेड, जो मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि टोटल इनकम जो जनरेट हो रही है, टोटल इनकम जो जनरेट हो रही है इन द इकोनॉमी शुड बी इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर, वो क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब आता है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच। देखो इंपॉर्टेंट है, समझना है, बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे और आई होप आप सब लिख के आएंगे। अब क्या है यहाँ से, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच प्रोवाइड एन कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क देखने को मिलता है आपको, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री, मतलब ओवरऑल किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, क्योंकि उन्हीं एक्टिविटीज को मेजर करके किसी भी कंट्री की ग्रोथ को एनालाइज किया जाता है, और उसी के हिसाब से पॉलिसी फ्रेमिंग की जाती है, और उसी के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करते हो आप, डेटा को पब्लिश करते हो पब्लिक के सामने, ये तो आपका काम है। सो इट अलाउ द पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट एंड एनालिस्ट टू ट्रैक द चेंजेस इन जीडीपी ओवर अ टाइम, मतलब किस तरीके से जीडीपी चेंजेस होती जा रही है, जैसे कि हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रही हो सकता है वो सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रही हो सकता है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर सकती है। तो अब कौन से सेक्टर की तरफ आपको मूव आउट करना है अपनी जीडीपी को, वो आपके पॉलिसी मेकर्स गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स, आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंट सेक्टर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इसको आइडेंटिफाई आपको करना है, ऑफ द इकोनॉमी एंड एक्सेस द ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, इट सर्व एज द फंडामेंटल टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और एक तरीके से क्या करना है, इस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है ताकि हर व्यक्ति को जो भी एक तरीके से आपका रेजिडेंस हो उसको इकोनॉमिक साइकिल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, तभी एक तरीके से पर कैपिटा इनकम राइज होती है और लोगों की गरीबी दूर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, आई होप आपको समझ आया हुआ। सो थैंक यू वेरी मच, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।